बेसिक एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेस। शुरू करते हैं। बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेस है क्या चीज? तो बायोटिक में आ जाते हैं जैसे इंसेक्ट हो गया, निमेटोड हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगी, वीड, वायरस। ये सारी चीजें जो होती हैं बायोटिक में आती हैं। और अबायोटिक में आ जाती हैं जैसे टेम्परेचर हुआ, ड्रॉट हुआ, कोल्ड हुआ, हीट, सैलिनिटी और लाइट। अब बात आ जाती है, ये एक टर्म आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या चीज है? तो जब स्ट्रेस अगर हम ह्यूमन बिहेवियर में समझें तो जब भी हमें शारीरिक कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी को हम कहते हैं स्ट्रेस। तो उसी तरह पौधों में जब पौधों को इंसेक्ट किसी प्रकार से प्रभावित कर रहा हो, निमेटोड किसी प्रकार से प्रभावित कर रहा हो, बैक्टीरिया, फंगी, वीड, वायरस किसी प्रकार से प्रभावित कर रहा हो जिसकी वजह से उसमें ग्रोथ का लॉस हो रहा हो, प्रोडक्शन का लॉस हो रहा हो, ये सब चीजें प्रभावित कर रहा हो, तो उस चीज को कहते हैं बायोटिक स्ट्रेस। और उसी तरह से अगर टेम्परेचर प्रभावित कर रहा है, ड्रॉट, कोल्ड, हीट, सैलिनिटी, लाइट, ये सारी चीजें अगर कुछ भी इनमें से प्रभावित कर रहा है पौधे को, तो उस चीज को कहते हैं अबायोटिक स्ट्रेस। नेक्स्ट अब देखते हैं कि अबायोटिक स्ट्रेस क्या है। अबायोटिक स्ट्रेस रिफर्स टू द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ नॉन लिविंग फैक्टर। अब यहाँ पे समझने वाला है कि नॉन लिविंग फैक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर बुरा प्रभाव छोड़ते हैं। तो डेफिनेशन पहले पूरी देख लेते हैं कि एबायोटिक स्ट्रेस refers to the negative impact of non-living factor on living organism in a specific environment। एक स्पेसिफिक एनवायरमेंट में जब नॉन लिविंग बींग्स फैक्टर्स का, ये नॉन लिविंग फैक्टर्स कौन से हैं? जैसे उसके ड्रॉट हो गया, कोल्ड हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारी चीजें हैं, ये नॉन लिविंग फैक्टर है। और उनका जब बुरा प्रभाव लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है यहाँ पे? यहाँ पे हम बात करना है प्लांट। तो जब नॉन लिविंग फैक्टर्स का प्लांट पर बुरा प्रभाव पड़ता है तो उस चीज को कहते हैं अबायोटिक स्ट्रेस। और बुरा प्रभाव क्या है? जैसे कि इसमें लिखा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लांट्स अबायोटिक स्ट्रेस इंक्लूड वेरियस environmental conditions that can negatively affect growth, development and productivity। तो ये निगेटिव इम्पैक्ट क्या चीज है? निगेटिव इम्पैक्ट हो गया कि पौधे की ग्रोथ में रिस्ट्रिक्शन आ रहे हैं, उसके डेवलपमेंट में रिस्ट्रिक्शन आ रहे हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। तो ये सारे जो प्रभाव देखने को मिलते हैं वो सारे कहाँ देखने को मिलते हैं? एबायोटिक स्ट्रेस पे। नेक्स्ट है बायोटिक स्ट्रेस क्या है? बायोटिक स्ट्रेस रिफर्स टू द डैमेज यूज्ड biotic stress refers to the damage caused to plants by other living organisms such as pest, pathogen और weeds। अब यहाँ पे है कि जब भी पौधे को कोई पेस्ट परेशान कर रहा हो, कोई पेस्ट प्रभावित कर रहा हो, पैथोजन प्रभावित कर रहा हो, वीड कोई प्रभावित कर रहा हो, तो उस चीज को कहते हैं बायोटिक स्ट्रेस। पेस्ट में क्या होता है? इंसेक्ट आ जाता है, माइट्स आ जाते हैं। पैथोजन में बैक्टीरिया, वायरस और फंगी सारी आ जाती है। और वीड्स में भी काफी सारे पौधे आ जाते हैं। और अन्य प्रकार के जो पौधे हैं अगर वो किसी पौधे को प्रभावित कर रहे हैं तो उस चीज को कहते हैं बायोटिक स्ट्रेस। नेक्स्ट आ जाते हैं, समझते हैं कि वेरुलेंट क्या होता है और अवेरुलेंट क्या चीज है। तो a pathogen is considered virulent when it is capable of successfully infecting a plant, causing disease and overcoming the plant's defense mechanism। Symptoms such as wilting, necrosis and other sign of disease। तो जब एक पैथोजन जो है वो कब कंसीडर्ड किया जाएगा एज ए वायरुलेंट? जब वो पौधे को इन्फेक्ट करने में सक्सेसफुल हो जाएगा, वो सफल हो जाएगा किसी पौधे को प्रभावित करने में। और प्रभावित करने का मतलब क्या हो गया? कि जब वो पौधे की डिफेंस मैकेनिज्म को ओवरकम कर लेगा तब वो वायरुलेंट कहलाएगा। और वायरुलेंट के जो सिम्टम्स होंगे वे किस प्रकार दिखाई पड़ेंगे? डिसीज के बेस में दिखाई पड़ेंगे। जैसे वेल्टिंग दिखाई पड़ सकती है, नेक्रोसिस दिखाई पड़ सकता है और अन्य चीजें दिखाई पड़ सकती हैं एज ए डिसीज, तो हम उसको वायरुलेंट कहेंगे। मतलब एक पैथोजन जब प्लांट्स को इफेक्ट कर रहा हो, डिसीज पैदा कर रहा हो प्लांट के अंदर, तो उसको वायरुलेंट कहेंगे। और सेकंड है अवायरुलेंट। अवायरुलेंट क्या कंडीशन? कि जब पैथोजन, ए पैथोजन इज टर्म अवायरुलेंट व्हेन इट फेल्स टू कॉज डिसीज इन पर्टिकुलर प्लांट। जब कोई पैथोजन असफल हो जाता है किसी पौधे को डिसीज इंपेक्ट करने में। मतलब एक पैथोजन इज टर्म एज अवायरुलेंट, एक पैथोजन कब अवायरुलेंट कहलाता है? व्हेन इट फेल्स टू कॉज डिसीज इन पर्टिकुलर प्लांट। किसी निश्चित पौधे में डिसीज करने में असफल हो जाता है जब पैथोजन,
तो वो अवायरलेंट कहलाता है। अब साधारण भाषा में अगर समझना चाहें तो एक सीधी भाषा में कह सकते हो कि जब पैथोजन पौधे को इम्पैक्ट नहीं कर पा रहा हो तो अवायरोलेंट है, और जब पौधा पैथोजन द्वारा इम्पैक्ट हो जा रहा हो तो उसी पैथोजन को हम वायरोलेंट कहेंगे। नेक्स्ट है कि पैथोटाइप क्या होता है और बायोटाइप क्या होता है। तो ए वायरस स्ट्रेन, एक वायरस की स्ट्रेन दैट एग्जिबिटेड ए डिफरेंट इंट्रैक्शन, समझ रहे हैं, डिफरेंट इंट्रैक्शन विद होस्ट विजुअली इंक्रीज वेरुलेंस। तो ये वेरुलेंस क्या चीज है? द एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स टू कॉज डैमेज टू इट्स होस्ट, कि अपने होस्ट को डैमेज करने की क्षमता को वेरुलेंस कहते हैं। नेक्स्ट है कि बायोटाइप क्या चीज है? तो ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हैव द सेम जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें सेम कैरेक्टरिस्टिक जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, जो किसी होस्ट को इम्पैक्ट कर रहा हो, प्रभावित कर रहा हो, उसको बायोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है वर्टिकल रेजिस्टेंस क्या होता है। वर्टिकल रेजिस्टेंस इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कंट्रोल्ड बाय वन और a few genes. It offers strong protection against specific pathogen strains but can be easily overcome if pathogen evolves. कहने का मतलब है कि वर्टिकल रेजिस्टेंस में जो पैथोजन होता है वो अगर विकसित अपने आप को कर लेता है तो वर्टिकल रेजिस्टेंस को ओवरकम कर लेगा आसानी से। और वर्टिकल रेजिस्टेंस जो होती है वो कंट्रोल अभी आगे ये वन बाय वन अभी आपको बताते हैं। जैसे कि वर्टिकल रेजिस्टेंस दिया किसने? वंडर प्लांक ने। वंडर प्लांक के बाद है दूसरा कि वर्टिकल रेजिस्टेंस जो कंट्रोल होता है किससे होता है? मेजर जीन्स के द्वारा। जैसे यहाँ पे बताया वन और फ्यू जीन्स हैं जो वर्टिकल रेजिस्टेंस को कंट्रोल करते हैं, और जो फ्यू जीन्स हैं वो कौन से? मेजर जीन्स हैं। उसका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन क्या चीज है? क्वालिटेटिव रेजिस्टेंस और हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स टू पैथोजन दिखाता है। हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स, हाइपर सेंसिटिव क्या चीज होती है आगे आपको बताएंगे। रिस्क फॉर बूम एंड बस साइकिल आर प्रेजेंट। बूम एंड बस साइकिल क्या है ये भी आपको आगे बताएंगे। दूसरा है हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस क्या चीज होती है। तो हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस इज अ टाइप ऑफ प्लांट डिफेंस कंट्रोल, जैसे कि वर्टिकल रेजिस्टेंस था उसी प्रकार हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस भी एक प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि वो हो रहा था फ्यू जीन्स के द्वारा, और ये कंट्रोल होता है मैनी जीन्स के द्वारा, प्रोवाइडिंग ब्रॉड लेस स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट virus pathogen strain. It is generally more durable and harder for pathogen it overcome compared to vertical resistance. अब इसकी बेसिक बात कर लेते हैं। तो जो वर्टिकल रेजिस्टेंस होता है वो फ्यू जीन्स के लिए होता है, और एक बार पैथोजन अपने आप को विकसित कर लिया, जिस चीज के लिए आप रेजिस्टेंस किए हो, अगर पैथोजन ने अपने आप को विकसित कर लिया तो वो दोबारा से उसको इम्पैक्ट कर देगा, जिससे क्या होगा? डिसीज फिर से पैदा हो जाएगी। और लगभग देखा गया है लगभग 4 से 5 साल, मिनिमम ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक ही वर्टिकल रेजिस्टेंस सक्सेसफुली काम करता है। पर अगर आप बात हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस की कर सकते हैं तो इसमें बहुत से पैथोजन के स्ट्रेंस को रेजिस्टेंस किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो रेंज होती है लगभग ये 100 साल तक भी यूं ही रेजिस्टेंस बना रह जा सकता है। तो इसीलिए हार्ड होता है पैथोजन के लिए इसको ओवरकम कर पाना। नेक्स्ट है कि टर्म हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस जो है वो किसने दिया? वंडर प्लांक ने दिया। हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस कंट्रोल किससे होता है? मेजर जीन्स द्वारा। सॉरी यहाँ गलत हो गया, ये मेजर जीन्स द्वारा नहीं होगा, ये माइनर जीन्स द्वारा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जो है उसकी क्वालिटेटिव थी, और यहाँ मेजर जीन्स ना होकर माइनर जीन है, इसलिए यहाँ पे क्वांटिटेटिव रेजिस्टेंस फिनोटिपिक एक्सप्रेशन में देखने को मिलेगा। वहां पर आपको हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन देखने को मिलती थी, यहाँ आपको रेजिस्टेंस रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा लंबे समय तक। और जो बूम है बस साइकिल आपको आगे बताएंगे उसका रिस्क इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है? बूम एंड बस साइकिल क्या चीज होती है आपको बता दें। तो बूम एंड बस cycle is a economic pattern where rapid growth boom is followed by sharp decline bust. During the boom, demand, production and investment rise, but in the bust period, they fail, often leading to a recession. अब कहने का मतलब है बूम क्या है, बस्ट क्या है, आपको इन दो शब्दों को समझना है।
जिसे अगर एक उदाहरण के तौर पे समझें, तो किसी शेयर मार्केट का एक सीन चल रहा है, कोई कंपनी है और जिसकी अचानक से प्राइस वैल्यू बहुत बढ़ गई। तो वो समय प्राइस वैल्यू बढ़ रही होती है, उस चीज़ को कहते हैं बूम पीरियड। जब वो बिल्कुल अपेक्स पार्ट पे आ जाए तो उस चीज़ को बूम पीरियड कहते हैं। और इस पीरियड में काफ़ी लोग उस शेयर को खरीदते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदते हैं, तो वो उसका बूम पीरियड है। और अचानक से अगले ही दिन उस शेयर की कीमत बिल्कुल घट जाए, तो वो उसका बस्ट पीरियड है। और होगा क्या, जिसने जिसने बूम पीरियड में पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, बस्ट पीरियड में वो सभी लॉस में आ जाते हैं। उसी तरह इसमें होता है कि जो बूम पीरियड होता है, तो किसी एरिया में कोई फसल उगाई जा रही होती है और उसमें प्रोडक्शन अच्छा हो रहा होता है, तो लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र ले लेते हैं उस क्रॉप के लिए, और फिर अचानक कहीं से कोई पैथोजन का कोई स्ट्रेन आता है और उसको इफेक्ट कर देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वहां उस क्षेत्र की सारी फसल उस पैथोजन से इन्फेक्टेड हो जाती है और सभी को एक भारी लॉस का सामना करना पड़ता है। और बूम एंड बस्ट साइकिल को जो सबसे पहले किसी ने ये कहा, वो था प्रिस्टले इन 1970। अब इसको एक डायग्राम समझ लो कि एरिया अंडर द वर्टिकल इंक्रीज बूम पीरियड है, और बूम पीरियड के बाद डिसीज एपिडेमिक आता है। डिसीज एपिडेमिक आया, एरिया अंडर द वैरायटी ऑफ डिक्रीज, बस्ट पीरियड आ गया। एपिडेमिक वजह, बस्ट आ गया। फिर क्या कहता है, साइंटिस्ट ने उस बस्ट पीरियड के बाद फिर से वर्टिकल रेजिस्टेंस लगाया और एक नई वैरायटी किसानों को दे दी। किसान क्या करता है, उस नई वैरायटी को फिर से उगाना शुरू करता है, फिर से इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है और फिर से अपेक्स पार्ट पे पहुंचता है, बूम पीरियड आता है और फिर से एक बार डिसीज एपिडेमिक आता है, फिर से बस्ट पीरियड दिखने को मिलता है। लगभग एक साइकिल है, इसीलिए इसको बूम एंड बस्ट साइकिल कहा है। उसी तरह अगर वायरुलेंट वाला सीन देखते हैं, तो फ्रिक्वेंसी ऑफ वायरुलेंट पैथोजन इंक्रीज, पैथोटाइप अपने आप को विकसित कर लेता है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होने लग जाती है। फिर क्या होता है, उसके फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होने लग जाती है, जैसे एपिडेमिक के बाद उसके जो रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं, फ्रिक्वेंसी डाउन होने लगती है। फिर लंबे समय बाद फिर से वो अपने आप को विकसित करेगा, फिर से फ्रिक्वेंसी बढ़ेगा, फिर से एपिडेमिक डिसीज आएगा, फिर से नई वैरायटी बनेगी, फिर से रेजिस्टेंस किया जाएगा। तो इस तरह ये भी एक साइकिल है जिसमें बूम एंड बस्ट साइकिल से रिलेटेड करती है। अब नेक्स्ट है कि वर्टिफोलिया इफेक्ट क्या चीज। वर्टिफोलिया, द प्रोसेस ऑफ निग्लेक्टिंग and losing horizontal resistance in cause of breeding for vertical resistance will be called vertifolia effect. सबसे पहले वर्टिफोलिया इफेक्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया, वो थे वंडर प्लांक इन 1963। उनकी अपनी ही किताब में इन्होंने इस चीज को इंट्रोड्यूस किया, और किताब का नाम था प्लांट डिसीज एपिडेमिक एंड कंट्रोल। फर्स्ट टाइम दिस इफेक्ट ऑब्जर्व इन लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अच्छा, ये एक लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो याद रखने वाली चीज है। दूसरा देख सकते हैं, दिस टर्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ जर्मन पोटैटो वैरायटी हैविंग द लेट ब्लाइट रेजिस्टेंस जीन। तो वर्टिफोलिया इफेक्ट जो टर्म आया वो कहाँ से आया, एक जर्मन पोटैटो वैरायटी थी जिसको लेट ब्लाइट रेजिस्टेंस जीन द्वारा कंट्रोल किया गया। द फेलियर इज मेनली ड्यू टू लो लेवल ऑफ हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है पार्ली विलेट इन 1981 रिपोर्टेड vertifolia effect is universal as barley varieties Cibeda kappa carrying 5 P7 also having high level of polygenic partial resistance to leaf rust. नेक्स्ट है कि जीन और जीन हाइपोथेसिस। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, इट इज प्रोपोज्ड बाय फ्लोर। और फ्लोर ने किस पे सबसे पहले इसको देखा, उसको देखा लिनसीड पे, लिनसीड रस्ट पे। अकॉर्डिंग टू दिस hypothesis, for every resistant gene in host, the pathogen has gene for virulence. virulence आप समझते हैं, बता चुका हूं पहले। This hypothesis is purely based on gene identities. Purely based on gene identities, it fails to define gene quality. तो जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस थी, वो जीन आइडेंटिटीज तो बताती थी पर उसकी क्वालिटी नहीं बता पाती थी। तो फिर आए वंडर प्लांक, फ्लोर के बाद वंडर प्लांक आए जिन्होंने प्रपोज किया सेकेंड जीन फॉर जीन hypothesis which defined identity as well as quality of gene, दोनों बताए उन्होंने।
अब एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस को समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें कहने का मतलब हो जाता है कि प्रत्येक पैथोजन के पास एक ऐसा जीन होता है जो अटैक करने वाला होता है और प्रत्येक होस्ट के पास ऐसा एक जीन होता है जो डिफेंस करने वाला होता है। मतलब हर अटैक करने वाले के सामने हमेशा एक डिफेंस करने वाला जीन हमेशा होता है। इसी चीज को जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है कि हाइपर सेंसिटिविटी एंड जीन पिरामिडिंग। तो हाइपर सेंसिटिविटी क्या चीज है कि इमीडिएटली आफ्टर द इन्फेक्शन several host cells surrounding the point of infection are so sensitive that will die. This leads to death of pathogen because the rust mycelium cannot grow through the dead cell. This is called hypersensitivity या hypersensitive reaction. कहने का मतलब है कि जब भी कोई पैथोजन कहीं पे इम्पैक्ट करता है तो जो रस्ट माइसीलियम होता है वो सेल बाई सेल जो लिविंग सेल्स होती हैं सेल बाई सेल आगे बढ़ता चला जाता है। तो हाइपर सेंसिटिव डिफेंस मैकेनिज्म जो होती है उसमें होता ये है कि जिस तरह जैसे ही कोई पैथोजन इफेक्ट करेगा तो उस सर्कुलर एरिया में सराउंडिंग द पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन उस प्रभावित जगह के आसपास की जो सेल्स होती हैं वो मर जाती है। जिससे होता क्या है कि माइसीडियम डेड सेल्स के थ्रू आगे बढ़ नहीं पाता है तो वहीं का वहीं बना रह जाता है और जो इन्फेक्शन होता है वो आगे नहीं बढ़ पाता वहीं का वहीं रहता है और खत्म हो जाता है वहां से। नेक्स्ट है जीन पिरामिडिंग क्या चीज है? Accumulation of several vertical resistant genes in a single variety, each specifying resistance to a different race or pathogen. तो accumulation of several vertical resistant gene in a single variety, इस चीज को जीन पिरामिडिंग कहते हैं कि एक के ऊपर एक रखने वाली कंडीशन है, वर्टिकल रेजिस्टेंट जीन है इन सिंगल वैरायटी और ईच स्पेसिफाइंग रेजिस्टेंस टू डिफरेंस रेस और पैथोजन। एंटीबायोसिस plant traits or chemicals that directly harm or inhibit the growth of pest, reducing their survival reproduction. एंटीबायोसिस क्या है? जो एक प्लांट ट्रेट्स या जो होते हैं वो केमिकल छोड़ते हैं तो जिनको क्या करते हैं पेस्ट कंज्यूम कर लेते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि पेस्ट की ग्रोथ कम हो जाती है और कम हो जाता है उनका रिप्रोडक्शन सर्वाइवल मतलब आगे अपनी पीढ़ी नहीं बढ़ा पाते हैं। मेनली एलोकेमिकल्स और नॉन न्यूट्रिशनल प्लांट आर इन्वॉल्व इन एंटीबायोसिस। एलोकेमिकल्स कौन से हैं? आप एलोमॉन्स और कैरोमॉन्स आगे पढ़ेंगे वही चीज होती है सॉरी आगे देखते हैं। हाई सिल्का कंटेंट इन राइस रेजिस्टेंस टू राइस स्टेम बोरर और हाई गॉसिपॉल कंटेंट इन कॉटन रेजिस्टेंस टू बोलवर्म। अब कहने वाला हाई सिल्का कंटेंट जो है इन राइस में वो राइस स्टेम बोरम के लिए रेजिस्टेंस है। वहीं हाई गॉसिपोल कंटेंट जो है वो कॉटन रेजिस्टेंस टू बॉल वर्म के लिए रेजिस्टेंस। एंटीजिनोसिस का प्लांट ट्रेट एंड केमिकल दैट डिटर पेस्ट फॉर फीडिंग लेइंग मेकिंग द प्लांट लेस अट्रैक्टिव। एंटीजेनेसिस क्या कहते हैं? प्लांट को लेस अट्रैक्टिव बनाता है पौधों को इस तरह बना देता है कि उन पर जो हर्बी वोरस एनिमल्स होते हैं या इंसेक्ट होते हैं वो जाना पसंद ही नहीं करते हैं। एलोमॉन्स और कैरोमॉन्स एलोकेमिकल्स में आते हैं ये। एलोमॉन्स क्या है? एक्ट एज ए रिपेलेंट और इंसेक्ट। तो रिपेलेंट मतलब कि दूर भगाने का काम करते हैं इंसेक्ट्स को एलोमॉन्स। एक्ट एज फीडिंग सप्रेसेंट फॉर इंसेक्ट कि इंसेक्ट कम से कम फीडिंग कर सके उस फीडिंग को कम करवाने का काम करते हैं ये। मेटाबॉलिक इनहिबिटर फॉर इंसेक्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को भी दबाते हैं इंसेक्ट अगर इंसेक्ट इनको खा लेता है तो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में खराबी आ जाती है प्रॉब्लम होती है इंसेक्ट को इससे। फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं प्लांट्स माइट्स रिलीज एलोमॉन्स टू रिपेल हर्बीवोरस एंड अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। तो कहीं ना कहीं ये प्लांट के लिए प्रॉफिटेबल है इंसेक्ट के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कैरोमोन्स क्या चीज है। एक्ट एज ए अट्रैक्टेंट फॉर इंसेक्ट अट्रैक्टेंट। एलोमोन्स जो है वो रिपेलेंट था जो कैरोमोन्स है वो अट्रैक्टेंट की तरीके काम करता है इंसेक्ट के लिए।
ये क्या करता है, वो फीडिंग कम कराने की कोशिश करता था, ये फीडिंग ज्यादा कराने के काम करता है। इनहेंस फीड ऑफ इंसेक्ट्स। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स फॉर इंसेक्ट। कैरोमोन्स का फीड करने से मेटाबॉलिक रेगुलेशन अच्छा हो जाता है इंसेक्ट का। नेक्स्ट है अडेप्टिव एडवांटेज फॉर इंसेक्ट। वही बोला ना कि वो इंसेक्ट के लिए हेल्दी नहीं था, पर ये एडवांटेज, अडेप्टिव एडवांटेज फॉर इंसेक्ट। एग्जाम्पल में सिनिग्रीन कंटेंट इन मस्टर्ड एंड कुकुरबिटेशन इन कुकुरबिटेशन। थैंक यू।